अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। एक बार फिर से गाजा, इजराइल और मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाजा के अंदर राफा बॉर्डर वाला जो एरिया है वहां पर इजरायली आर्मी के द्वारा स्ट्राइक की गई थी, जिसमें 104 के आसपास लोग मारे गए थे, जिसमें बच्चे, औरतें और बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो अब इजराइल की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि हमने गाजा के आम लोगों को निशाना नहीं बनाया है, बल्कि हमास के ठिकानों को निशाना बनाया है, हमास के लोगों को निशाना बनाया है। तो यहाँ पर इस समय जो युद्ध के जानकार हैं वो इजराइल से ये पूछना चाहते हैं, क्या हमास के लोगों में औरतें और बच्चे भी शामिल थे जिनको आपने निशाना बनाया है, या हमास के लोगों में बड़े लोग शामिल हैं? यकीनन औरतें और बच्चे हमास में शामिल नहीं हो सकते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इजरायली आर्मी केवल हमास का नाम लेती है, नाम लेकर ऐसी जगहों को निशाना बनाती है जिससे आम सिविलियन, आम पब्लिक के जो लोग हैं वो भी प्रभावित हो। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बार बार इजरायली प्रधानमंत्री को ये समझाया जा रहा है कि तुम हमले मत करो, हमारी गारंटी के अंदर सीज फायर का डील हुआ है और इस डील को तोड़ने का मतलब है कि अमेरिका के आदेश का या अमेरिका की रिक्वेस्ट का उल्लंघन करना। और अमेरिका भी इजराइल को इसलिए समझा रहा है क्योंकि अलग अलग अरबी देशों के साथ साथ तुर्की वाहिद एक ऐसा देश है जिसने सीधे तौर पर यह कह दिया है कि गाजा के अंदर हमारी आर्मी जाएगी। नेतन्याहू का रवैया गाजा के लोगों के प्रति जिस तरह का देखने को मिल रहा है, उस सब पर कड़ी निगरानी करने के लिए और इजरायली आर्मी के बिना वजह हमलों से बचाने के लिए तुर्की की सेना गाजा के अंदर मौजूद रहेगी। हालांकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको सिरे से नकार दिया है। आज सुबह की वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब आगे की क्या रिपोर्ट है, अब क्या होने वाला है गाजा में, कितनी देशों की सेनाएं आएंगी, कितनी नहीं आएंगी, इसी के साथ साथ नेतन्याहू का जो अगला प्लान है वो प्लान दुनिया के सामने आ चुका है, खास तौर पर इजरायली लोगों के सामने भी। और इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं अमेरिका भी ये समझ चुका है कि इजराइल जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे अमेरिका की साख दांव पर लग जाए। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। आइए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बारीकी से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेतन्याहू की मंशा क्या है, ये जंग पूरी तरह से रुकने क्यों नहीं दे रहा है। वो हमारे साथ अशोक कुमार पांडे जी मौजूद हैं। इस समय भारत के अंदर नहीं है, विदेश में है, लेकिन विदेश से ही लगातार अपनी पैंदी नज़र बनाए हुए हैं गाजा और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट पे। तो अशोक कुमार पांडे की रिपोर्ट देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। अरब मुल्क जानते हैं कि वहां अगर स्टेबलाइजेशन फोर्स बन भी जाती है और वहां हथियार लेकर वो उतर भी जाती है तो उनको दुधारी तलवार पर चलना पड़ेगा। एक तरफ हमास को खत्म करने की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, यानी लोकल फलस्तीनियों से लड़ना है, क्योंकि हमास यूं तो खत्म हो नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ जब भी कुछ छोटा सा होगा, इजराइल सेल्फ डिफेंस के नाम पर हमला करना चाहेगा और उसको भी झेलना पड़ेगा। तो ये दुधारी तलवार पर चलना अरब मुल्कों के लिए एक खतरनाक सौदा हो सकता है। इसीलिए वो ट्रंप के स्टेबलाइजेशन फोर्स से पीछे हट रहे हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल वहां पर चाहता ही नहीं है कि किसी तरह का सीज फायर लंबा लागू रहे। ट्रंप के प्रेशर में भले वो सीज फायर को निभा रहा है, लेकिन वो चाहता नहीं है वहां सीज फायर हो। उसके भी कई सारे कारण हैं, आप जानते हैं। जैसे कल की आप घटना ले लीजिए, ये जब सीज फायर का उल्लंघन करके इजराइल ने अटैक किया है रफा के ऊपर, उस दिन उसको कोर्ट में पेश होना था। उसके ऊपर करप्शन का केस चल रहा है और थोड़ा बहुत नहीं, अरबों का केस चल रहा है। तो उसके वकील ने कहा कि सिक्योरिटी कंडीशन आ गई है, इसलिए वो कोर्ट में नहीं आ पाएंगे, और आराम से टल गया कोर्ट में उसका जाना। तो उसकी अपनी कुर्सी खतरे में है। एक फैसला कोर्ट का उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो जंग में लगातार उलझे रहना चाहता है और उलझाए रहना चाहता है। अरब मुल्क इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए अपनी आर्मी भेजकर खुद कोई खतरा नहीं लेना चाहते हैं। इस बात को गौर से समझिए। अब ट्रंप जब आसियान में गया है तो आसियान में जाकर वो क्या कर रहा है, वहां एशियन जो कंट्रीज हैं, खासतौर पर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान से कह सकता है, बांग्लादेश से कह सकता है, हो सकता है मोदी से तो बात हुई नहीं है, लेकिन वो इंडिया से भी कहे कि आप अपनी आर्मी भेजिए वहां स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने के लिए। इन आर्मीज के भरोसे कुछ नहीं होना है, जिनको न लोकल भाषा आती है, न लोकल कल्चर के बारे में जानते हैं, न हिब्रू आती है, न अरबिक आती है, न पर्शियन आती है। ये आर्मीज भेजने से तो अच्छा होता कि यूएन की पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाती,
लेकिन ना तो नेतन्याहू चाहता है यूएन को इन्वॉल्व करना और ना ही ट्रंप चाहता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि यूएन के अंदर उनकी इज्जत कितनी कम हो चुकी है। एक एग्जांपल देता हूं, क्यूबा के ऊपर लंबे टाइम से सैंक्शन लगे हुए हैं। कल यूएन के जनरल काउंसिल में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में इसी बात पर वोटिंग होनी थी कि क्यूबा से जो सैंक्शन लगाए गए हैं वो हटाने हैं कि नहीं हटाने। आप सोचिए, अमेरिका और इजराइल के अलावा सिर्फ 5 छोटे मोटे मुल्कों ने ये बात कही कि सैंक्शन जारी रखना चाहिए। सारी दुनिया के मुल्क, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, सारे मुल्कों ने एक स्वर में कहा कि क्यूबा से सैंक्शन हटाए जाने चाहिए। आप याद कीजिए, गजा के मुद्दे पर भी यही हुआ था। ये सिर्फ 5-7 रह गए थे, इसके अलावा सारे मुल्क जो है वो गजा में सीज फायर के पक्ष में थे। इसका मतलब क्या है कि यूएन के अंदर अब अमेरिका के साथ यूरोप के मुल्क भी आंख मूंद के खड़े नहीं हो रहे हैं, वो जानता है। इसलिए वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजना चाहता है, वो ऐसी पीस कीपिंग फोर्स चाहता है जिसके ऊपर उसका कंट्रोल हो। पहले उसने सोचा कि अरब मुल्कों की पीस कीपिंग फोर्स चली जाएगी। अब जब अरब मुल्क मना कर रहे हैं, या फिर हो सकता है अंदर अंदर ये शर्त रख रहे हो कि इजराइल को पूरी तरह से कहा जाए कि वो किसी भी तरह की नई जंग नहीं शुरू करेगा, जिसके लिए ट्रंप जानता है कि नहीं हो सकता, ये नहीं रोक सकता। इस बार भी जब इजराइल ने अटैक किया तो ट्रंप ने क्या कहा कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का राइट है और सीज फायर नहीं टूटा है। 100 लोग मार दिए गए, उधर 2 सैनिक मार दिए गए, लेकिन सीज फायर नहीं टूटा है, तो कहां का सीज फायर है भाई? जब कभी भी कोई बहाना निकालकर गजा के ऊपर अटैक हो ही जाना है, तो कोई मुझे समझाए कि कौन सा सीज फायर चल रहा है। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक तरफ कहते हैं कि इजराइल की जेलों में औरतों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ये दुनिया को पता नहीं है। यानी वो कहना चाहते हैं कि उन जेलों में बहुत खराब व्यवहार हो रहा है। ये बात तो हम बरसों से कह रहे हैं। 7 अक्टूबर के बाद के लगातार के अपने वीडियोस में मैंने कहा है कि हमेशा बात हो रही है अगवा किए हुए इजरायलियों की, लेकिन जिन फलस्तीनियों को अगवा किया गया है, जिन फलस्तीनियों के साथ वहां की जेलों में बुरा व्यवहार हो रहा है, आप सोचिए, बरगोटी के बारे में मैंने बताया था, 20-22 साल से वो जेल में है। कितने ही लोग हैं जिनको बचपन में 14 साल, 15 साल, 12 साल की उम्र में उठाया गया और 15-15, 20-20 साल से वो जेल में पड़े हुए हैं, उनकी पूरी जवानी जेल में चली गई। कितने ऐसे कस्से आए कि जेल में कैदियों के साथ केवल दुर्व्यवहार नहीं होता है, उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट भी होता है। मारा जाता है, पीटा जाता है, कन्फाइन किया जाता है और सेक्सुअल हरासमेंट होता है। और जिन लोगों के ऊपर आरोप लगा सेक्सुअल हरासमेंट का, उनको कोई सजा नहीं हुई। इजराइल की जनता उनके साथ खड़ी हो गई। कतर के प्राइम मिनिस्टर साहब अब ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया था, यानी कहना चाहते हैं कि इजराइल ने अगर पलट के अटैक किया तो कोई गलत नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि इन सारी चीजों का क्या मतलब होता है। इन चीजों का मतलब यह होता है कि दुनिया भर के प्रेशर से आपने सीज फायर करवा तो दिया, लेकिन अब उसको कंटिन्यू करने में, उसको लगातार जारी रखने में, वहां पर एक ऐसा सॉल्यूशन देने में जिससे दोनों पक्ष ठीक से रह सके, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ट्रंप की जो इस्लामोफोबिया है और ट्रंप के समर्थकों की इस्लामोफोबिया है, वो तो बहुत जग जाहिर है। एग्जाम्पल लीजिए ममदानी का। ममदानी इलेक्शन लड़ रहे हैं न्यूयॉर्क के मेयर का, और मतलब यहां तक ट्रंप ने कह दिया कि अगर ममदानी जीत जाते हैं तो हम जो सेंटर से पैसा मिलता है वो पैसा देना बंद कर देंगे। दुनिया भर की मुसीबतें सुलझाने के लिए निकले हुए हैं ट्रंप। कभी कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। अमेरिका के अंदर शटडाउन है, कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, राशन के जो कार्ड मिलते हैं वो कार्ड नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इन सब के बावजूद ममदानी जो है, इलेक्शन वोटिंग हो चुकी है वहां पर, और उम्मीद की जा रही है 96% चांस, कहना यह है कि 96 यानी 100 में से 96% उम्मीद यह है कि जोहरान ममदानी जो है वो न्यूयॉर्क के नए मेयर बनेंगे, वो चुनाव जीत जाएंगे। तो ट्रंप तो अपने देश के अंदर भी जो गुंडई चलाना चाहते हैं वो नहीं चला पा रहे हैं। हाँ, गजा के अंदर जरूर अपनी गुंडई चलाना चाहते हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो इजराइल ने हमला किया है, उसको इकलौते इंसिडेंट की तरह मत देखिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये इजराइल की आदत में शामिल है। मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोहराना चाहूंगा। लेबनान में आप देखिए सीज फायर हुआ, और लेबनान के सीज फायर के बाद हमला कौन कर रहा है? लगातार लगातार इजराइल हमला कर रहा है। हर तीसरे चौथे दिन आपको खबर मिल जाएगी कि साउथ लेबनान में बम गिर गया, किसी गाड़ी को उड़ा दिया गया, किसी घर को उड़ा दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया। इतिहास में चलना है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, ओस्लो एकॉर्ड के बारे में बात कर लीजिए।
ओस्लो में जहां हूं, आसपास ही हूं, ओस्लो में एक कार्ड हुआ था बाकायदा। दोनों तरफ के लोग, यासर अराफात साहब थे, यहाँ के थे, राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, दुनिया भर की फोटो खींची गई, नोबेल प्राइज बंट गया, सब हो गया। लेकिन ओस्लो एकार्ड को तोड़ा किसने? इजराइल ने तोड़ा। वेस्ट बैंक पर कब्जा करने की प्लानिंग कौन कर रहा है? इजराइल कर रहा है। तो इजराइल जो वहां पर है, मिडिल ईस्ट में इजराइल है, वो मिडिल ईस्ट के सभी तनावों के जड़ में है। जितने वहां पर जितनी जंग चलेंगी या जितना भी वहां पर आप कह सकते हैं कि नेगेटिव जो कुछ हो रहा है, उन सब की वजह इजराइल है और ये बात सब जानते हैं। ये बात ट्रंप भी जानता है, ये बात यूरोप भी जानता है और मिडिल ईस्ट के नेशंस तो जानते ही हैं। लेकिन न जाने अमेरिका की कौन सी कमजोर नस दबी हुई है कि वो इजराइल के खिलाफ एक्शन लेने से हमेशा भागता है। अब जैसे इस बार मान लीजिए रफा में उसके 2 सैनिक मारे गए, आप जांच कर लेते कि हमास के लोगों ने ही मारा या दूसरे लड़ाकों ने मारा। अगर हमास ने मारा होता तो ठीक है, आप उसके हिसाब से फैसला लेते, और अगर हमास के लोगों की जगह किसी और लड़ाके ने मारा होता तो फिर कुछ अलग फैसला होता। तो दोस्तों, पांडे जी की रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट को देखकर आपको क्या लगा, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ आपको बताऊं कि लेबनान के साथ भी इजराइल के हालात अच्छे नहीं है। लेबनान और इजराइल के बीच में किसी भी समय कॉन्फ्लिक्ट का माहौल बन सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से तो एयर स्ट्राइक की जा रही है। बार बार लेबनानी जो सरकार है, ऑफिशियल गवर्नमेंट, उसकी तरफ से ये समझाया गया कि लेबनान की टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक मत करो, स्ट्राइक मत करो। और आप लोग जानते हैं कि लेबनान के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वेस्टर्न सपोर्ट मौजूद है। वेस्टर्न सपोर्ट से ही वो बने हैं, क्योंकि पहले जो फौज के कमांडर थे, जनरल थे, उन्हीं को ओहदा मिल गया है अब बड़ा। इसी के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब लेबनानी आर्मी की तरफ से भी सीधी चेतावनी इजराइल को दी गई है कि अगर अभी भी इजराइल अपना कदम पीछे नहीं हटाता है, लेबनान पर स्ट्राइक करने से बाज नहीं आता है, तो लेबनानी आर्मी फिर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, जैसा कि वहां की सरकार के आदेश हैं। वो मैं आपको बता चुका हूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से भी बयान आया है कि हम लेबनान की आर्मी के साथ मिलकर इजरायली आर्मी का मुकाबला करना चाहेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह अलग है और लेबनान की ऑफिशियल जो आर्मी है वो अलग है। तो ऑफिशियल आर्मी अकेले ही इजरायली हमलों का रिटेलिएट करना चाहती है, जवाब देना चाहती है। हालांकि अभी समय दिया गया है, समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। अभी ये कहा गया है कि इजराइल अगर अपना कदम पीछे हटा लेता है तो फिर शांति बनी रहेगी। इजराइल इस समय फलस्तीन, गाजा और इसी के साथ साथ लेबनान और सीरिया के अंदर दखल कर रहा है। आप देख रहे हैं कि आए दिन सीरिया की तरफ से भी खबरें निकल के आ रही हैं कि इजरायली आर्मी ने जो नया वाला हिस्सा सीरिया के अंदर जिस पर कब्जा करने की बात कही है, उसको छोड़कर पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। तो वहां पर भी बहुत कुछ हो रहा है। फिलहाल आने वाले 36 से 40 घंटों के अंदर ये पता चलेगा कि इजराइल ने पूरी तरह से गाजा के अंदर सीज फायर को अंजाम दिया है या नहीं दिया है। हालांकि उनका बयान तो आ गया है कि अब हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन कब तक नहीं करेंगे ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।